ठीक है। इसके बाद जो ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक, 2 मेथिल प्रोपेनल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व होते हैं। जो 72 जिनके 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो तत्व जो होते हैं वो कहलाते हैं आधातु। ठीक, क्या कहलाते हैं? आधातु, जिसमें आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो जो आधे विद्यार्थी होंगे वो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र CaNO3 लगा कर चल जाएंगे। ये उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र CaNO3 का होल ट्वाइस होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड जुड़ा हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप देख लीजिए C2 और H2 में, देखिए मान लीजिए जैसे C और C, अगर हम H2 निकाला तो इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त। लेकिन अगर हम यही बात कर लें निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर हम यही बात कर ले CH4 की, तो इधर एक निकल गया H, इधर एक H, इधर एक H और इधर एक H निकल गया, जिसमें असंतृप्त आपका हो जाएगा। या C3H8 का अगर आप देखेंगे तो C3H8 का भी ऐसे ही होगा। देखिए C3H8 में क्या होगा? 3 C हो गया। अब हाइड्रोजन कम से कम 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये भी आपका क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आपका अगला क्या है उसे देख लीजिए। आपका जो इसमें सही हो जाएगा C2H6 है। C2H6 से देखिए 1 2, अब इसमें लगा दीजिए 1 2 3। ठीक, 1 2 3 हो गया आपका, जिसमें आपका इसमें मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो C2H2 है इसमें सिंगल बॉन्ड आपके नहीं है। तो मतलब यही आपका सही है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अब देखिए आपका यहीं से बायोलॉजी चालू हो गया। ठीक, विभाग 3 बायोलॉजी चालू है। देखिए बायोलॉजी में क्या रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब किससे नापा जाता है? अगर कोई आपसे रक्तदाब की परिभाषा पूछे तो आप बता दीजिएगा कि रक्त द्वारा भित्तियों के दीवारों पर लगाए गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। ठीक, रक्त द्वारा धमनी के दीवारों पर लगाए गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें पूछे तो रक्तदाब नापा जाता है, तो रक्तदाब नापा जाता है स्फैग्नोमीटर से। ठीक, स्फैग्नोमीटर से। और स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है? स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर अपने कान में लगाकर आपके चेस्ट पर रख कर देखते हैं तो उसे कहा जाता है। लेकिन रक्तदाब किससे नापा जाता है? तो स्फैग्नोमीटर से। इसी से आपका पता चल जाता है कि आपकी ब्लड प्रेशर हाई है या कम है। इसी को ही साधारण नाम से BP मशीन कहा जाता है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक, दिया निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन। तो देखिए जो पादप हार्मोन है, इंसुलिन आपका पादप हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन भी आपका पादप हार्मोन नहीं है, ना तो एस्ट्रोजन पादप हार्मोन है। जो पादप हार्मोन वो साइटोकाइनिन होता है। आप साइटोकाइनिन का आप कार्य समझ लीजिए, एक कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक, एक कोशिका विभाजन क्या करता है? प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक लिंगी पुष्प है, जो एक लिंगी पुष्प होता है वो गुड़ाल होता है। गुड़ाल ही एक लिंगी पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जनन का उदाहरण हाइड्रा होता है। ठीक, पुनर्जनन का उदाहरण क्या होता है? हाइड्रा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में किसके कारण था? ओजोन परत का क्षरण सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जिसे कहा जाता है CFC। ठीक, क्या कहा जाता है? CFC। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है फ्रिज से निकलता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर जिसे कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक परितंत्र है, जो प्राकृतिक परितंत्र है यही पूछा गया कि आपके जो प्राकृतिक परितंत्र है ये क्या है? तो ये जो 1 है आपके क्या है? प्राकृतिक परितंत्र। आहार श्रृंखला में उत्पादक क्या होते हैं?
मतलब आप जब आहार श्रृंखला पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है कि आहार श्रृंखला में उत्पाद क्या होते हैं। आप समझिए जो सबसे पहले खाया जाता है, ठीक, उसी का आहार श्रृंखला खाया जाता है। जैसे देखिए हरे पौधे और नीली हरी शैवाल, ये जो बहुत छोटे छोटे थे, पहले कीड़े इन्हें खाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, जो चूहा होता है इन कीड़ों को खाता है। फिर बिल्ली क्या करती है, इसे भी खाती है और इसे भी खाती है। लेकिन अब बात करें तो सबसे पहले कौन खाया गया, तो सबसे पहले हरे पौधे खाए गए, ठीक। इसीलिए इसमें जो सही हो जाएगा ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। इसे मैं हल नहीं कराऊंगा, इसे आप हल कर लीजिएगा, लेकिन ये जो रहेगा उसे बताता चलूँगा। देखिए इसमें क्या आपका है कि पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पी क्यू आर तीनों व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों का नाम लिखिए। देखिए क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब मनुष्य अपनी आँखों से किसी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष जो होता है ये आपके 3 प्रकार का होता है, ठीक। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। देखिए इसी का उल्टा था, इसमें निकट दृष्टि दोष है लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है पर निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसके बाद जो जरा दृष्टि दोष होता है इसमें ना तो ज़्यादा दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और ना तो ज़्यादा नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है। अब समझिए इसमें लेंस का प्रयोग कौन किया जाता है, जो दूर होता है। देखिए दूर ऐसे लिखा जाता है, दूर, दूर में किसी का बड़ा ऊ कम आता है, ठीक। ऐसे ऊ हो गया, ठीक। ऊ से आप समझेंगे उत्तल लेंस, ठीक। क्या समझेंगे, उत्तल लेंस। इसके बाद समझिएगा आप समझेंगे कि ये जो जरा दृष्टि दोष होते हैं इसमें दोनों होते हैं, क्या होते हैं, दोनों रोग होता है। मतलब ना तो आदमी पास से देख पाता है ना तो दूर से, तो इसे द्विओत्तल लेंस कहा जाता है। इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, द्विओत्तल। इसके बाद बचा कौन, आपका निकट, तो निकट में लगा दीजिएगा कि अवतल लेंस, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन समझिए क्या है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये बता दिया गया। पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, ठीक। इनमें दृष्टि दोष के निवारण और प्रयुक्त लेंस लिखिए। देखिए पी केवल निकट की वस्तु को देखता है परंतु दूर की वस्तु की नहीं। अब आपको पता जो निकट की वस्तु को देख रहा है और दूर की वस्तु को नहीं देखा, तब इसमें निकट ही दृष्टि दोष होंगे। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। और ये जो अगला क्वेश्चन, क्यों केवल दूर की वस्तु को स्पर्श देखता पाता है परंतु निकट की नहीं, तो एक केवल दूर दृष्टि, जहाँ की वस्तु दिखाई दे वही दोष होगा। आज ना तो दूर की वस्तु को देख पाता और ना निकट की, तो इसीलिए इसमें बताया गया कि इसमें कौन सा दोष होगा, तो ये दोष होगा आपका जरा दृष्टि दोष, ठीक। ये 4 नंबर का, इसमें प्रयुक्त लेंस भी आपको बता दिए गए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जल तथा कांच का प्रकाश में चाल, जल का प्रकाश में चाल 2.25 × 10⁸ होता है। और जो जल में हो, कांच का कितना होता है, प्रकाश की चाल जो कांच में होती है 2.25 × 10⁸, और उसी की चाल जल में 2.0 × 10⁸ होती है। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें बताना है, ठीक। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे हम कहते हैं PWG, ठीक। PWG मतलब पानी के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक बताना है। तो इसे क्या किया जाएगा, देखिए 2.25, इसे देखिए क्वेश्चन अभी देखिए, इसमें क्या कहते हैं, जल तथा कांच के प्रकाश की चाल। देखिए आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसीलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा, आप इसे हल करिए। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे ज़रूर बता दूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मुझे पढ़ाई अधूरी करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखिए आपका जो वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है, ठीक। एक तार का प्रतिरोध क्या R है। प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ पे तार की लंबाई दोगुनी की जाएगी, त्रिज्या और आधी हो जाएगी। देखिए जो प्रतिरोध किस पे होता है, प्रतिरोध जो वस्तु का घनत्व होता है इस पे निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक। इससे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र के साथ कीजिए और भौतिक राशि या दिशा भी ज्ञात कीजिए।
इसमें फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण अस्त का नियम, इसे भी हल करिए। अगर ये ना हल हो तब देखिए इसे हल कर लीजिएगा। एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार है ए बी सी निकलते हैं, इनके तार का नाम कार्य लिखिए। तो देखिए जो 3 तार निकलते हैं उसे थोड़ा सा बता दिया जाए कि पहला एक निकलता है लाल तार, ठीक, दूसरा एक निकलता है काला तार, दूसरा निकलता है काला तार, और तीसरा निकलता है, मान लीजिए एक होता है हरा तार, ठीक। तो यही तार है, इनके आपको कार्य को बता देना है, इसके आपको कार्य को बता देना है। देखिए तो इसमें क्या है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभाग 2। अब देखिए आपका केमिस्ट्री चालू हो गया कि सब सेक्शन 2, इसमें आपको क्या बताएं, एथेनॉल की 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक सूत्र। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसे आप 2 आप क्रिया करा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए C2H5OH का अगर हम जब सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो हो जाता है C2H5Na होता है, ठीक, प्लस H2O। उससे आप निकाल एस्टिक अम्ल का कोई सूत्र पूछे तो एस्टिक अम्ल के 2 रासायनिक सूत्र लिखने हैं, मतलब 2 गुण। इसका सूत्र CH3COOH, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित को समझाइए, देवघटन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। ये भी दोनों बहुत सरल है, आप देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे जरूर से जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पीएच मान। देखिए अभी पीएच मान बता दिया कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भी 6 नंबर देखा जाएगा। पीएच मान क्या होता है आपको बताया था, इसीलिए इसे नहीं बताऊंगा कि एक पीएच स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 7 तक गिनतियाँ लिखी जाती हैं। उसमें जब किसी दर को डाला जाता है तो वो बता देता है कि क्षारीय है कि अम्लीय है। अगर 7 से कम रहेगा तो रहेगा अम्लीय, और अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय रहेगा। आपका ये तो इसे नहीं समझ में आया, इसे मत कीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपका ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर वाला कर दीजिएगा, सबसे सरल है। ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखना है तो इसे आप कर दीजिएगा, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर का जल, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिस्म प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिस्म कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आप एक सूत्र जानते हैं, इसका सूत्र था CaSO4 ठीक, CaSO4 जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, या आप कह सकते हैं एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है। उसके बाद वह ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करिए। जैसे एक होता है जो टीचर लोग स्कूल पढ़ाते हैं, चाक के द्वारा चाक बनाने में होता है, उसके बाद मूर्ति बनाने में होती है, और खिलौने बनाने में होते हैं, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन संक्षारक उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारक उदाहरण होता है लोहे में जंग लगना, ठीक। इसका जो परिभाषा होता है आप कहेंगे अगर किसी वस्तु को नम में कुछ लंबे समय तक रख दिया जाए, ठीक, किसी वस्तु को नमी में कुछ लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसके सतह पर कुछ संक्षारित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लोहा है, ठीक, कोई लोहा है, लोहा को अगर कुछ दिन ऐसे जगह रखे जहाँ हवा पानी सब मिलती रहे, थोड़ा थोड़ा नम हो, मतलब आपको हमारा कहने का मतलब पानी हो, ठीक, थोड़ा थोड़ा क्या हो, पानी हो। तो मान लीजिए आप रख दिए पानी हो, तो उसके बाद उसके कुछ दिन बाद आप देखेंगे काला काला एक छोड़ जम जाएगा उस पर, उसी को संक्षारित कहा जाता है। मतलब एक प्रकार से देहाती भाषा में मोर्चा कहा जाता है। उस तरीके सब लोग कहते हैं ना हमारा खुर पर मोर्चा गई बा, मतलब वो कुछ दिन ऐसा जगह था जहाँ पर कुछ मतलब नमी थी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ओजोन क्या है। देखिए उप विभाग 3 आपका चालू हो गया। इसमें पूछा ओजोन क्या है और यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, मतलब परितंत्र तत्व। आपको पता है ओजोन एक गैस होता है, ठीक, इसका सूत्र O3 होता है। क्या होता है, O3। O3 का निर्माण कैसे होता है, एक कोई ऑक्सीजन रहता है, उसमें कोई नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, ठीक, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो जाकर आपका ओजोन का निर्माण होता है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पाया जाता है, जो सूर्य के जो खतरनाक कीड़े होती है उन्हें सोख जाता है, ठीक, मतलब उन्हें पी जाता है एक प्रकार से कहेंगे, जिससे हमारे पास वही कीड़े आती है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक रहती हैं, ठीक।
यह परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करे। तो आपको बता दिया कि इसी के कारण जो पेड़ पौधे हैं या हम सब है आसानी से रह पाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण से समझिए। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक ही जीव को कई बार सब लोग खा सकते हैं। मतलब पहले जैसे मान लीजिए एक मेढक है, मेढक को सांप खाएगा, ठीक। सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। फिर बाज को जब बाज मर जाएगा उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाएंगे, ठीक। इसमें यही रहता है। और जो आपका खाद्य जाल होता है इसमें जैसे मान लो घास है, घास को बकरी भी खा सकती है तो खरगोश भी खा सकता है, ठीक। उसे ही भैंस भी खा सकती है और उसे गाय भी खा सकती है, ठीक। तो इसका मतलब यही था। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कायिक प्रवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जिसे कहा जाता है कायिक प्रवर्धन और मुकुलन पर। ये भी बहुत सरल है। कै नंबर में पूछा था? 2 नंबर में पूछा था। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये बहुत 6 नंबर में पूछा था। मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। या उससे सरल देखिए पूछिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो इसे आप बता दीजिएगा, ठीक। इसे आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तब यही लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही। अब अगले वीडियो में जो आपका कमेंट रहेगा उससे बताया जाएगा, जो आपको ना समझ में आया हो या जिसे समझने में आपको दिक्कत हुई हो। मैं इस वीडियो में अधूरा ही पढ़ाया हूँ। आई होप कि अगले वीडियो में जो आपका डाउट रहेगा उसे बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।